हूँ शुभम मिश्रा और आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करते हूँ। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वह श्रम का देवता है, अन्नदाता है और उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज अन्नदाता में। वर्मी कंपोस्ट खाद बनाएं और अच्छी आय कमाएं। अरहर के साथ अंतर्वर्तीय फसलों की खेती करके किसान कमा सकते हैं अधिक मुनाफा। आजकल किसानों का रुझान जैविक खेती की तरफ बढ़ रहा है और सरकार भी जैविक खेती को बढ़ावा दे रही है, क्योंकि जैविक उत्पाद के उपयोग से मनुष्य का स्वास्थ्य तो अच्छा रहता ही है, साथ ही मृदा का उपजाऊपन भी बना रहता है। आज हम आपको गांव धोबलाई जिला जयपुर के किसान पीके वर्मा से मिलवा रहे हैं, जो वर्मी कंपोस्ट खाद बनाकर काफी खुश नजर आ रहे हैं। तो आइए मिलते हैं इन्हीं से और जानते हैं कि ये किस प्रकार से वर्मी कंपोस्ट खाद तैयार कर रहे हैं। हमारे यहाँ गौशाला है, गौशाला से कच्चा खाद गोबर आता है यहाँ पर, उसको हम ठंडा करते हैं पानी देके। ठंडा होने के बाद में जैसे बेडें लग रही है ऐसे बेड लगाते हैं। तो इस बेड को कैसे लगाते हैं ये भी आपको मैं बता दूं कि जो ये इतनी मोटी बेड दिख रही है ना, ये छोटी हो जाती है। ऊपर का माल नीचे उतार लेते हैं, छान लेते हैं, उसके बाद में फिर वही बेड इसके ऊपर वापस डाल देते हैं। तो जो केंचुए होते हैं ना वो सारे इस बेड के अंदर आ जाते हैं, गोबर के अंदर। फिर इस गोबर को वो खाते हैं और खाने के बाद में फिर जैसे देख रहे हो आप ऐसा खाद बनता है। उसको फिर चारणा जो लगा हुआ है ना, इससे हम छानते हैं। इसको अपन बोलते हैं जैविका खाद। आज के समय में अधिक उपज की चाह में लगातार रासायनिक उर्वरकों के इस्तेमाल से जमीन की उर्वरा शक्ति कम हो रही है। इससे फसलों की लागत तो बढ़ती ही है, उत्पादन भी कम होता है। किसान साल भर खेत में दिन रात लगकर मेहनत करते हैं, मगर जब फसल पैदा होती है तो उसमें इतना भी नहीं बचता कि उनके परिवार की ठीक से आजीविका चल सके। जैविक खेती किसानों का कायाकल्प कर सकती है। किसान चाहे तो केचुए की खाद बनाकर न केवल अपनी फसलों की लागत कम कर सकते हैं, बल्कि जमीन की उर्वरा शक्ति को भी बढ़ा सकते हैं। इतना ही नहीं, किसान केचुए की खाद बनाकर खेती के साथ इसे रोजगार के रूप में अपनाकर अपनी आमदनी भी दोगुनी कर सकते हैं। कुछ ऐसा ही करके अच्छा लाभ कमा रहे हैं ये किसान भाई। गोबर होता है, उनको लेके आते हैं यहाँ पर, यहाँ डलवाते हैं। यहाँ डलवाने के बाद में इसको पानी देके ठंडा करते हैं बिल्कुल। तो ये मिट्टी के अंदर क्या, नीचे की जो मिट्टी है वो पक्की हो गई, तो नीचे की मिट्टी नहीं आती इसके अंदर, खाली प्योर गोबर आता है। उस गोबर को ठंडा करने के बाद में हम जो ये बेडें लग रही है ना, तो ये छोटी छोटी बेड हो जाती है। इसका माल उतार लेते हैं हम। उतारने के बाद में फिर वो साइड में करके और गोबर बिछा देते हैं, उसकी बेड बना लेते हैं। बेड बना के फिर उसको वापस चढ़ा देते हैं। तो इसमें क्या है, 2 या 3 दिन से डेली पानी लगता है इसमें। जैसे केचुए की उम्र होती है 45 दिन की, 45 दिन के अंदर वो केचुआ समाप्त हो जाता है। उसके दूसरे जो बच्चे होते हैं वो आगे चलते हैं। और ये सूखने के बाद में जैसे थोड़ा सूख जाएगा, फैल जाएगी, बेडें चौड़ी हो जाएगी, तो उसको छान के यहाँ इकट्ठा कर लेते हैं हम। इकट्ठा करने के बाद में जैसे कस्टमर आता है तो कस्टमर को हम कट्टे में भर के 50 किलो का और तोल के हिसाब से देते हैं। इसको हम जैविका खाद बोलते हैं। वर्मी कंपोस्ट बनाने की तकनीक। ये किसान भाई सबसे पहले स्थान का चयन किए। इसके लिए ऊंचा स्थान जहां पर जल जमाव की समस्या न हो और आने जाने की सुविधा हो, और तो और सुरक्षित होने के साथ पानी के स्रोत की नजदीकी का विशेष ध्यान रखें और केचुआ बेड़ के ऊपर छाया की व्यवस्था किए। इसके बाद ये किसान भाई कच्चा गोबर को ठंडा करके बेड़ में कंपोस्ट खाद तैयार करते हैं।
केचुआ खाद बनाने के लिए ये किसान भाई केचुआ की आइसीडिया फोर्टिडा प्रजाति के केचुआ लेते हैं, जो पेड़ में गोबर डालने के बाद पेड़ की लंबाई के अनुसार केचुआ छोड़ते हैं। अब इसको बोरे या टाट से ढक देते हैं और रोज उसमें पानी समय समय पर नमी बनाए रखने के लिए डालते रहते हैं। इस प्रकार इनकी केचुआ खाद 40 से 45 दिनों में तैयार हो जाती है। केचुआ खाद तैयार होने की पहचान। तैयार केचुआ खाद काले भूरे रंग की चाय पत्ती के समान दिखाई देता है। तब इसकी छनाई करते हैं। इसकी जाली की सहायता से छनाई करते हैं, जिससे केचुआ और कंपोस्ट खाद अलग अलग हो जाता है। ये किसान भाई केचुआ खाद अपने खेतों में डालते हैं और कंपोस्ट खाद को बोरी या बैग में पैकिंग करके बेचते भी हैं और केचुओं को पुनः खाद बनाने में प्रयोग करते हैं। इससे इन्हें कम खर्चा में केचुआ खाद से अच्छा खासा मुनाफा मिल रहा है और क्षेत्र में अन्य किसानों के लिए ये प्रेरणा के स्रोत बने हुए हैं। और इसकी जो विधि बता रहा हूँ मैं आपको, अब जैसे बेड बन गया, तैयार हो गई, इसके ऊपर से हम उतारेंगे, फिर नीचे चले जाएंगे, फिर उतारेंगे, फिर वो नीचे चले जाएंगे, ऐसे मतलब जाते रहेंगे, खाते रहेंगे। फिर जो बिल्कुल छोटी हो जाएगी भाई, अब उतारने की क्षमता नहीं रही, तो फिर क्या करेंगे, वो साइड को बेड को कर देंगे और वहाँ निया गोबर डाल के और वहाँ बेड बना देंगे और जो बचा हुआ है वो उसी के ऊपर डाल देंगे। फिर क्या करेंगे, डाल के उस पर पानी डालेंगे, हल्का हल्का पानी डालेंगे एक बार, जब उससे सेट हो जाएगा। उससे सेट होने के बाद में फिर दूसरे रोज़ क्या करेंगे, हम पूरी बेडों में पानी देंगे, पूरी बेड में पानी देंगे। फिर 2 दिन से 3 दिन से रेगुलर पानी चलता रहेगा इनके अंदर। जैसे ये बेडें बन गई, जैसे माल सूखेगा तो हम क्या है कि ये छोटे छोटे मतलब प्लास्टिक के, इसको बोलते हैं खपला, हम उससे उतार लेते हैं, केचुए नीचे चले जाते हैं और उसको उतार के गमले में डाल के और फिर चालना में छान के इसको इकट्ठा कर लेते हैं। फिर जैसे मान लो कोई कस्टमर आया जिसको 5 कट्टे चाहिए, किसी को 1 कट्टा चाहिए, किसी को 2 कट्टा चाहिए, तो हम तोल के हिसाब से उनको भर के सप्लाई कर देते हैं। तो ये खेतों में भी बढ़िया काम आता है, पेड़ पौधों में बढ़िया काम आता है, सब्जी में भी बढ़िया काम आता है। ये जैसे अपने यूरिया देते हैं, यूरिया से 7 गुना ये बढ़िया काम आता है। ये इसको जैविक खाद बोलते हैं अपन। इससे खेती में क्या है कि जैसे 1 अनाज की बोरी हो रही है, वहाँ 2 हो जाएगी, जैसे 4 हो रही है तो वहाँ 8 बोरी होगी अगर अपन खेत में डालेंगे तो। मगर लोग क्या है कि वो लोग उसके पीछे पड़े हुए हैं कि वो यूरिया लेके आओ, ये यूरिया कुछ भी नहीं है इसके सामने, सब फेल है। फिर जैसे मान लो कोई कस्टमर आया जिसको 5 कट्टे चाहिए, किसी को 1 कट्टा चाहिए, किसी को 2 कट्टा चाहिए, तो हम तोल के हिसाब से उनको भर के सप्लाई कर देते हैं। और ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। किसान भाइयों, अरहर एक लंबी अवधि वाली फसल है जो कि खेत में लंबे समय तक रहती है, लेकिन कभी कभी जल भराव, कम वर्षा या कीट व्याधियों के प्रकोप के कारण किसानों को इस फसल से लाभ ज्यादा नहीं मिल पाता है जो कि उन्हें मिलना चाहिए। ऐसी स्थिति में किसान अगर अरहर के साथ 2 या 2 से अधिक अंतर्वर्तीय फसलों की खेती करे तो वह होने वाले इस नुकसान से बच सकते हैं। तो आप अरहर के साथ अंतर्वर्तीय फसलों की खेती किस तरह करें, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर महेश कुमार सिंह। अरहर में अधिक उत्पादन हेतु अंतर्वर्ती फसलों की खेती। किसान भाइयों, इसके लिए हमें यथासंभव अरहर की बुआई मेड़ों पर कतारों में करनी चाहिए। अरहर की बुआई के समय ही हमको विभिन्न दलहनी या तेलहनी फसलें या अन्य फसलों को अंतर्वर्ती फसलों के रूप में उगा करके लाभ लिया जा सकता है। किसी एक फसल के साथ दूसरी फसल को उगाना जिसमें कि एक फसल का दूसरी फसल पर कोई प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े, बल्कि एक फसल से दूसरी फसल को फायदा ही मिले, ऐसी विधि को सहफसली खेती कहते हैं। सहफसली खेती करने में कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है, जैसे कि दोनों फसलें एक जाति की नहीं होनी चाहिए, एक फसल की छाया दूसरी फसल पर नहीं पड़नी चाहिए, दोनों फसलों का पोषक तत्व उपयोग करने का स्तर अलग अलग होना चाहिए, सहयोगी फसल मुख्य फसल से जल्दी पकने वाली और बौनी होनी चाहिए, सहयोगी फसल के कीट एवं रोगों का फैलाव
मुख्य फसल पर नहीं होना चाहिए। वही सहयोगी फसल मुख्य फसल के बढ़वार पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालती हो। यदि अरहर के साथ उगाई जाने वाली सह फसल की बात करें तो इसमें मुख्य रूप से अरहर और मक्का, अरहर और मूंगफली, अरहर मूंग या उर्द, अरहर और तिल, अरहर और बाजरा तथा अरहर ज्वार आदि की खेती सफलतापूर्वक की जा सकती है। तो अरहर की विभिन्न प्रजातियां जैसे मालवी 13, बहार, नरेंद्र 1, इन प्रजातियों को लगाया जा सकता है। तो जनरली हम अरहर की बुआई 60 से लेकर 90 सेंटीमीटर की दूरी पर करते हैं। लेकिन जब हम अंतःवर्ती फसल के रूप में खेती करना चाहें तो कोशिश करना चाहिए कि कतारों से कतारों के बीच की दूरी 90 सेंटीमीटर रखें। और अगर हमें उसमें सोयाबीन लेना है तो 2 कतार सोयाबीन का ले लेंगे, मतलब 1:2 का रेशियो, 1 कतार अरहर का, फिर 2 कतार सोयाबीन का या 2 कतार मूंगफली का। और अगर हमें बाजरा लेना है या फाडर सुरगम लेना है तो 1 कतार अरहर का 90 सेंटीमीटर के बीच में, फिर उसी में 1 कतार हम बाजरे का या फाडर सुरगम का ले लेते हैं। तो इस प्रकार से कतारों के बीच में हमें प्रबंधन करना होता है और कोशिश करना चाहिए कि पर्याप्त स्पेस रखें। तो हम बात करते हैं अरहर के साथ बाजरे का अंतर्वर्ती फसलें। तो बाजरे की कुछ प्रजातियां हैं, पूसा हाइब्रिड 1201, पूसा हाइब्रिड 1202, जैसे प्रोग्रो 9450, 9450 प्लस इत्यादि को अंतः फसलों के रूप में लिया जा सकता है। बाजरे की इन प्रजातियों को कतारों के बीच में 1 लाइन अरहर और 1 लाइन बाजरा का दे दिया जाता है। इस प्रकार बाजरे की भी उत्पादन हो जाती है और अरहर की भी उत्पादन हो जाती है और किसान भाई को ज़्यादा लाभ मिलता है। अरहर और मक्का की सहफसली खेती। अरहर की बहार नरेंद्र 1, पूषा 9 या अमर में से किसी एक प्रजाति का चयन कर इसकी बुआई जुलाई माह में करते हैं। अरहर में 90 सेंटीमीटर तथा पौधों से पौधों की दूरी 25 सेंटीमीटर रखते हैं। अरहर पंक्ति के बीच मक्के किस्म की 2 पंक्ति 20 सेंटीमीटर की दूरी पर लगाएं। इसके लिए अरहर की बीज दर 12 से 15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर तथा मक्का की बीज दर 10 किलो प्रति हेक्टेयर रखें। मक्का बुआई के समय यूरिया 25 किलो, DAP 88, क्यूरेट ऑफ पोटाश 51 किलो प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करें। जमाव के 15 दिन पर पहली निकाई एवं 35 से 40 दिन पर दूसरी निकाई करें। मक्का की सिल्किक अवस्था पर नमी की कमी रहने पर सिंचाई करें। अरहर, मूंग और उर्द की सहफसली खेती। उर्द की किस्मों जैसे टाइप 9, पंत उर्द 19 या मूंग की पंत मूंग 1, पंत मूंग 3 तथा नरेंद्र मूंग 1 में से उपयुक्त प्रजातियों का चुनाव कर बुआई करें। अरहर की 2 पंक्तियों के बीच उर्द या मूंग की 2 पंक्तियों की बुआई करें। अरहर का बीज दर 10 से 12 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर तथा उर्द या मूंग की बीज दर 10 किलो प्रति हेक्टेयर दर रखें। 2 ग्राम कार्बेंडाजिम दवा से प्रति किलो बीज को शोधित करें तथा अरहर के बीज को राइजोबियम कल्चर से बीज उपचारित अवश्य करें। दूसरा है अंतर्वर्ती फसल ज्वार। ज्वार में किसान भाई उसको दाने के पर्पज से भी ले सकते हैं और ज्वार को आप चारे के पर्पज से भी ले सकते हैं। अगर चारे के लिए ले रहे हैं तो वहाँ पर आप चारे वाली प्रजातियों को लें, जैसे रसीला है, MP चरी है और बहुत सी प्रजातियाँ हैं, इनको आप ले सकते हैं। मेड़ पे बोई गई अरहर के 1 कतार के बीच में 1 कतार चारे की ली जा सकती है। इससे आपको 60 से 65 दिन बाद चारा की कटाई कर ली जाती है। हरा चारा पर्याप्त मात्रा में मिल जाता है और साथ ही साथ अरहर पे कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता और अरहर का उत्पादन मुख्य फसल जैसा ही होता है। ठीक इस तरह से हम अरहर के साथ सोयाबीन को भी ले सकते हैं। कुछ किसान भाई परंपरागत तरीके से अरहर और मूंगफली की भी खेती करते हैं, लेकिन ध्यान देना होता है कि मूंगफली और अरहर का अंतर्वर्ती फसल उन्हीं एरिया में सफलतापूर्वक ली जा सकती है जहाँ की ज़मीन हल्की दोमट या दोमट प्रकार की हो। और मूंगफली की विभिन्न प्रजातियाँ जो कि अक्टूबर के लास्ट सप्ताह से 15 नवंबर तक खुदाई हो जाती है। उसके बाद अरहर पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता और अरहर का बढ़वार होता रहता है और फरवरी मार्च तक अरहर की भी कटाई हो जाती है। अरहर का जो पोषक तत्व रिक्वायरमेंट है, जो
पोषक तत्वों की ज़रूरत पड़ती है वो 20 से 40 किलोग्राम नाइट्रोजन, 50 से 60 किलोग्राम फास्फोरस और 40 किलोग्राम पोटाश देने की ज़रूरत पड़ती है प्रति हेक्टेयर। लेकिन जब हम इसमें अंतर्वर्ती फसलें लेते हैं तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि अंतर्वर्ती विभिन्न फसलों की जो पोषक तत्व रिक्वायरमेंट है उसका कम से कम आधा मात्रा अवश्य दें, जबकि अरहर का पूरा पोषक तत्व हमें देना पड़ेगा। इन पोषक तत्वों में फास्फोरस और पोटाश की पूरी मात्रा बुआई के समय दें और नाइट्रोजन का 1/3 मात्रा बुआई के समय दें। बाकी नाइट्रोजन के 2/3 मात्रा को 2 बराबर भाग में बांट करके इंटरक्रॉप की आवश्यकता अनुसार तथा मुख्य फसल की आवश्यकता अनुसार उसको 2 बार में स्प्लिट करते हैं। आइए अब जानकारी लेते हैं सहफसली खेती में रखी जाने वाली सावधानियों पर। मुख्य फसल की बुआई पहले करें, बाद में गौड़ फसल की बीज को आपस में मिलाकर बुआई न करें। गौड़ फसल की फसल अवधि कम होनी चाहिए और इसकी कटाई सावधानी पूर्वक करें, जिससे कि मुख्य फसल को कोई क्षति न हो। किसान भाइयों, इनमें बीजों की बुआई के पूर्व इनको फफूंदनाशक दवा से अवश्य उपचारित करें तथा दलहनी फसलों के बीजों को उपयुक्त जैविक कल्चर से उपचारित करें। तो इस प्रकार हम विभिन्न फसलों का अरहर के साथ अंतर्वर्ती खेती करके अरहर के उत्पादन में बढ़ोतरी कर सकते हैं, मुनाफा भी हम ज़्यादा ले सकते हैं। साथ ही साथ दलहनी फसलों के लेने से मृदा क्षरण भी नहीं होता और मृदा का जो उत्पादकता है, भौतिक अवस्था है, रासायनिक अवस्था है, वो भी बरकरार रहती है। तो इस प्रकार अरहर के साथ विभिन्न प्रकार की अंतर्वर्ती फसलें जो है किसान के लिए बहुत ही लाभकारी। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज किसान का सवाल और उसका जवाब कुछ इस प्रकार है। अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है अजीतगढ़ जिला सीकर के कृषक राम प्रकाश ने। यह टमाटर की फसल में रोग नियंत्रण के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो राम प्रकाश जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। चक्र के रूप में दिखाई देते हैं, तो इसके नियंत्रण के लिए टमाटर के पौधों को लकड़ी या तार की सहायता से सीधा खड़ा करें। भूमि की सतह पर 15 से 20 सेंटीमीटर तक की पत्तियों को तोड़ दें। सिंचाई की उचित व्यवस्था कर अतिरिक्त पानी का निकास सुनिश्चित करें। इसके अलावा रोगग्रस्त फलों को तोड़कर नष्ट करें। किसान भाइयों, फल सड़न रोग के रासायनिक नियंत्रण के लिए मैंकोजेब या कॉपर ऑक्सीक्लोराइड दवा 2.5 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें। टमाटर की फसल में लगने वाला दूसरा रोग है पछेती झुलसा रोग। किसान भाइयों, ये रोग फाइटोप्थोरा नामक रोग जनक फफूंद से होने वाला रोग है, जो कि टमाटर की फसल के लिए अत्यंत घातक होता है। अधिक नमी और कम तापमान होने पर यह रोग महामारी के रूप में फैलता है। शुरुआती लक्षण के रूप में पत्तों पर गहरे भूरे रंग के अनियमित आकार के धब्बे बनते हैं, जो बाद में आपस में मिलकर बड़े धब्बे गहरे काले रंग के बन जाते हैं। अनुकूल परिस्थितियों में संपूर्ण पत्तियां झुलसकर गहरे काले रंग की दिखाई देती हैं, जिसकी वजह से फसल को अधिक नुकसान होता है। इसके साथ ही टमाटर की फसल में अगेती झुलसा रोग भी आता है। ये रोग आल्टरनेरिया सोलेनाई नामक रोग जनक फफूंद से होने वाला रोग है, जिसके लक्षण पौधे के पत्तों पर गहरे भूरे रंग के गोलाकार चक्रनुमा धब्बे बनते हैं, जो लक्ष्य पटल की तरह से दिखाई देते हैं, और वातावरण में अधिक नमी होने पर ये धब्बे आपस में मिलकर गहरे भूरे रंग के हो जाते हैं। अधिक प्रकोप होने पर पत्ते समय से पहले पीले पड़कर
झड़ जाते हैं, जिसकी वजह से टमाटर के उत्पादन में भारी कमी आ जाती है। इसलिए आप अगेती और पछेती झुलसा रोग के नियंत्रण के लिए मैंकोजेब दवा की 25 ग्राम मात्रा को 10 लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर 2 से 3 छिड़काव करने पर इन रोगों का नियंत्रण आसानी से किया जा सकता है। तो किसान भाइयों, यदि आप इन बातों को ध्यान में रखते हुए रोगों का नियंत्रण करते हैं तो आपको टमाटर की फसल से अधिक उत्पादन की प्राप्ति होगी। और आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य की कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्पप्रत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझाव के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज़ 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatarajasthan@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180088921663 पर सोमवार से लेकर शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।